अच्छा दिव्यांशु जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इसे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए। और डेफिनेटली आपको अच्छा करियर मिलेगा निश्चित रूप से। मेहनत भी अच्छी है आपकी। आप थोड़ा ये बताएं, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से रही है? सर मैंने ग्रेजुएशन अपनी बिट्स पिलानी से की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2011 से 2015 तक हुआ था। और उसके बाद मैंने आई एम कैलकाटा से अपना MBA कंप्लीट किया है अच्छा, MBA कर लिया? 2000। जी जी, 2015 से 2017। एंड उसके बाद मैंने एक साल जॉब किया था HPC में। And उसके बाद आई क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड। एक साल जॉब भी किया? जी सर। उसको क्यों छोड़ दिया? सर वही पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का, कह लीजिए जुनून था। सो आई तो थॉट। आईएएस को क्यों चुना आप ये था? सर आईएएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आईएएस में जितनी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज है वो और किसी सर्विस में नहीं है, क्योंकि इसमें जितने एरियाज पॉसिबल हैं, आप इतने सारे एरियाज में काम कर सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, पता नहीं क्या क्या। और उसमें हर किसी में मैं अपनी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी यूज कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद काफी फ्रूटफुल होगी। सो आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा reason तो आपने 11th तो 12th क्लास कहाँ से करी है? है। सर वो मैंने सेंट आंसर्स फिल्म सिटी जयपुर जी जयपुर से से? किया। जी सर। आपने मतलब टोटल स्कूलिंग जयपुर की रही है? जी सर। उसके बाद बिट्स मिलाने देन आए अहमदाबाद? आई एम कैलकाटा। कैलकाटा? जी सर। आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कब शुरू करी? सर 2018 में मेरा एक साल का जॉब था, 2017 से 18 HMC। फिर मैंने जॉब छोड़ के 2018 से प्रिपरेशन। तो फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट 19 में दिया? जी सर। 2020 में आपका सेवन। सेकंड अटेम्प्ट। सब्जेक्ट क्या था आपका मतलब? सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स? आप मतलब मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। सर एक्चुअली मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स थे मैंने कोर्स देखा, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ दी टॉपिक्स इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में कवर हो चुके थे। तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी जल्दी इनको कवर कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं कोई नया सब्जेक्ट उठाता जैसे सोशियोलॉजी, पब आइडिया, ये तो मेरे को प्रॉपर 4 महीने लगते एक बार ही कोर्स खत्म करने में। लेकिन मैथ्स में मेरे को वो फायदा था कि मैंने काफ़ी टॉपिक्स पहले से ही कर रखे। सो आई थिंक वो मेरे कनिष्क लिए। कटारिया जी के आपने भी मतलब काफी अच्छा। जी सर, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मैथमेटिक्स से था। और निश्चित रूप से आप ओजन मैथ्स में नंबर भी अच्छे आए होंगे। सर अब तो लगता है शायद आए ही होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इन सेवाओं में आने के लिए, चाहे आरएस हो चाहे आईएएस हो, ये सेम लेवल की परीक्षाएं हैं, इनके लिए मतलब स्टूडेंट को मैं किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो तैयारी करने की सोचता है उसको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट आप सोचते हैं कि ये प्री रिक्विजिट है कि इसका तो जरूर उसको ध्यान रखना चाहिए? सर पहला प्री रिक्वेस्ट मेरे हिसाब से ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन एग्जाम्स में ये है कि कोचिंग मटेरियल का कोई लिमिट नहीं है। आप कहीं भी जाइए बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स इस चीज़ में खो जाते हैं कि हम पढ़ें क्या छोड़ें क्या। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे अगर आप सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कोर्स देखें, दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और करंट। तो जो स्टैटिक है उसकी बुक्स लगभग सभी को पता है कि क्या पढ़ना है, तो वो बुक्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आप गलत नहीं करें। तो वो तो आपका होना ही चाहिए। करंट के लिए भी आपके रिसोर्सेज मिनिमम होने चाहिए। जैसे आप किसी भी कोचिंग का अगर मटेरियल उठाते हैं तो आप एक ही कोचिंग का उठाएं, उसे ही बार बार रिवाइज करें, रादर देन गोइंग फॉर 3-4 कोचिंग मटेरियल्स। तो ये एक सबसे पहली चीज है। और दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि आपको अपना ऑप्शन काफी जल्दी चुन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी लोग ये करते हैं कि वो पहले घुस जाते हैं प्रिपरेशन में, 2-3 महीने बाद सोचते हैं कि हाँ देखेंगे कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है या नहीं। तो मेरा वो था कि मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मैं मैथ्स ही लूंगा, तो उसकी वजह से मैं अपना कोर्स जल्दी खत्म कर पाया, फिर जीएस पे भी फोकस कर पाया। तो ये दो चीजें मुझे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए? सर आजकल जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है वो एलिमिनेशन की टेक्निक। वो ये है कि अगर आप स्टैटिक के क्वेश्चंस देखेंगे वो तो फिर भी आप बुक्स पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। वैसे वो भी आजकल ज्यादातर बुक से नहीं आते हैं, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के कर सकते हैं। करंट के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने मोर और लेस नहीं पढ़े होंगे, तो आपको एलिमिनेशन की टेक्निक आनी चाहिए कि हाँ यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन तक ले जा सकते हैं उस क्वेश्चन का एलिमिनेशन, हाँ, तो 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो फिर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये चीज मैंने मॉक टेस्ट दे दे के काफी प्रैक्टिस करी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स।
प्रीलिम्स मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही ज़्यादा दे दिए थे, 70 से 80 दे दिए थे मैंने। एक एग्जाम के लिए? हाँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि पहली बार दे रहा हूँ। और वो ये भी होता है, काफ़ी लोग प्रीलिम्स का बोलते हैं कि प्रीलिम्स ही सबसे ज़्यादा स्केरी स्टेज है इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा लक प्रीलिम्स में ही है। मेंस में तो आप पढ़ के जाते हैं, आप लिख सकते हैं, पर यहाँ तो 100 क्वेश्चंस का ही गेम है। तो मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट दे दिए थे, पर मुझे फिर बाद में एग्जाम में जाके रियलाइज हुआ कि एलिमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू गिविंग मोर पेपर्स। तो सेकेंड टाइम मैंने 40 to 50 तक रखा था, और फिर एलिमिनेशन में ज़्यादा ध्यान दिया, तो मेरा स्कोर 110 से 125 हुआ। मेंस एग्जाम की तैयारी सभी करते हैं जी वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है राइटिंग का। जी क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? सर, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, जिसमें मैंने जैसे अगर आप रोमन सैनी सर के वीडियोस देखें जो अकेडमी के फाउंडर है, तो उन्होंने बेसिक चीज़ समझाई थी कि आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखना है, और आपको थोड़े डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, बार ग्राफ्स बनाने हैं, तो मैंने अंडरलाइन करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरुआत से ही इनकलकेट कर ली थी अपने आंसर्स में। पर जो एक चीज मुझे लगा कि मैं शायद सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं सुधार पाया, वो ये थी कि मेरे पॉइंट्स कभी कभार 1.34 लाइन तक चला जाता था, जिसकी वजह से मेरे को हमेशा स्पेस का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि यूपीएससी में स्पेस बहुत लिमिटेड होता है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस चीज को थोड़ा फैक्टर इन कर पाए कि आप कैसे मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम अपना जो आप कहना चाहते हैं वो कन्वे कर सकते हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको ये बेसिक चीजें तो फॉलो करनी ही है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, अंडरलाइनिंग, पैराग्राफ्स, ये सब। तो ये सब चीजें ओवरऑल आपका आंसर राइटिंग अच्छा होगा। मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जी जी। तो इंटरव्यू कैसे अप्रोच किया आपने? इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की? कहीं कोचिंग की मॉक टेस्ट की? सर, इंटरव्यू के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये हुआ था कि मेरा पहले ही हफ्ते में पड़ गया था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं प्रिपरेशन का। मैं 3-4 मॉक्स ही दे पाया था, और कॉन्सिक्वेंटली मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यही ट्राई किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दूंगा, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं किसी भी तरह का क्वेश्चन हैंडल कर सकता हूँ। तो आई थिंक मैंने कुछ 20-25 मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे सेकेंड टाइम, और फर्स्ट टाइम में आई थिंक 4-5 ही दिए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीक हो गया। तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी अप हुआ, एंड आई वाज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेल इन द सेकंड। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाए इस तैयारी में? क्योंकि तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इसमें। कोई भी श्योर नहीं होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे लिखा कंप्यूटर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कई तो 5-5 चांस लेते हैं, जैसे अनुप्रीत पुरुष की तो 5वें अटेम्प्ट में। तो इस प्लानिंग को आपने किस तरह से मैनेज किया? मतलब आपकी प्लानिंग कितने साल की थी कि मैं इतने साल तक तो पूरी तैयारी करूँगा? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोच के आया था कि मैं 3 अटेम्प्ट अच्छे से दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है स्पेसिफिकली आईएएस बनने के लिए आपको 2 अटेम्प्ट तो चाहिए ही होते हैं। क्योंकि अगर पहले अटेम्प्ट में भी आपका होता है तो आईएएस शायद नहीं मिलता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और टॉप प्रायोरिटी सर्विस है। तो मैंने 3 अटेम्प्ट का अपना सोचा था, तो 3 अटेम्प्ट का मतलब 4 साल हो गए एक तरह से। तो ये मेरा प्लान था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने करी मोटिवेट रखने के लिए, मैं हमेशा इंटरनेट पे मोटिवेशनल कोट्स काफ़ी पढ़ता हूँ, एंड आई थिंक कभी कभार जैसे जब भी किसी एग्जाम में स्कोर कम आता था, या ऐसा लगता था कि फ्रस्ट्रेशन आ रहा है क्योंकि आप वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, तो आप कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो। तो आई थिंक वो सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं मोनोटनी को। आप हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करते थे? फिजिकल एक्सरसाइज करते थे? सर, कोविड टाइम में तो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हाँ उसके पहले डेफिनेटली मैं मेंटेन करने के लिए जवा सकते ज़्यादा थोड़ा जॉगिंग वो, हाँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टडी की प्लानिंग मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि करीब 14 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, कुछ का कहना होता है 8-10 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, कम से कम 1 साल की तो तैयारी चाहिए। आपके हिसाब से स्टडी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मतलब किस तरह से पढ़ाई करी जानी चाहिए ताकि बेटर ग्रास्प हो, ज़्यादा रिटेंशन रहे? सर, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसे फिक्स्ड आवर्स रखने चाहिए। मेरे हिसाब से इट शुड ऑल डिपेंड ऑन कि किसी भी पर्टिकुलर दिन, हाँ, एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए कि आप 4 या 5 घंटा तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जाना डिपेंड करता है कि आप दिन में आपका मूड कैसा है, या आप क्या कर रहे हो उसके अलावा।
तो एक चीज जो मैंने सबसे पहले नोटिस की वो ये थी कि जब मैं शुरुआत में आया सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में, तो जब सब कुछ नई लगती है चीज, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि अरे आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो। तो उस टाइम तो मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेता था, क्योंकि वो नया था मेरे लिए सब कुछ। तो 3-4 महीने तो मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई करी शुरुआत के। लेकिन उसके बाद जब एक बार मेरा कोर्स कवर हो गया मैथ्स का भी, और एक बार और स्टैटिक पोर्शन जो होता है, तो फिर मैंने अपने घंटे रिड्यूस कर दिए, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है, मेरे को और वापस कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो तब से लेकर अब तक मैंने दिन का 5 to 6 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ी। मतलब यही मेरा ओवरऑल टाइम रहा था। एग्जाम टाइम में तो सर 12-14 घंटे सभी पढ़ते हैं, तो कोई। आपने जो रिवीजन की बात कही, मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपने जो स्टैटिक पोर्शन जो आपकी स्टडी का था, करंट अफेयर्स में तो अलग बात है, जो स्टैटिक पोर्शन था उसको कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा अभी तक? सर इसके लिए मैंने एक थोड़ी यूनिक स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी। तो शुरू के 4 महीने में मैंने ये किया था कि मैंने एक बार अपना पूरा स्टैटिक मटेरियल पढ़ लिया था, एक बार। फिर मैं बाजीराम एंड रवि में इन्वॉल्व था कोचिंग के लिए दिल्ली में। तो उनके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट चालू हो गए थे, और उनका शुरू के मॉक टेस्ट जो होते थे वो सेक्शनल होते थे, जिसमें एक सब्जेक्ट का ही एक मॉक टेस्ट होगा। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से डिसाइड कर ली कि जब ये सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होगा उसके पहले मैं वो पूरा रिवाइज करूँगा। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से ढाल दी थी कि जैसे ही जिसका टेस्ट होगा मैं उसके हिसाब से वो रिवाइज करूँगा। तो मेरा फिर रिविजन इस हिसाब से बढ़ते चले। तो कम से कम आपने 5-7 बार तो रिवाइज कर लिया होगा। प्रीलिम्स के पहले हाँ 5-7 बार रिवाइज कर लिया था। तो मेंस का पूरा कवर हो गया था उसको? मेंस में तो सर वही जो आपने पढ़ा है स्टैटिक का उसको याद करना होता है। प्रीलिम्स में उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ता है कि आपको डेटा याद नहीं करना है, आपको बस फैक्ट्स देखने हैं ऊपर थोड़े। तो बस वो थोड़ा अंतर था, बट हाँ कोर्स तो सेम था। नोट्स मेकिंग की के बारे में आपकी क्या राय है? सभी कहते हैं कि नोट्स तो बनाने ही चाहिए और शॉर्ट बनाने चाहिए, आपने नोट्स बनाए? सर ऑनेस्टली मैं थोड़ा लेजी आदमी हूँ व्हेन इट कम्स टू नोट्स मेकिंग। तो मैंने मेंस के लिए तो ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मेरे नोट्स बाजीराम की कोचिंग में जो बने हुए थे, जो मैं क्लास अटेंड करता था, वो मैंने ज़रूर रिवाइज करे हैं अपने दोनों मेंस एग्जाम से पहले। लेकिन एक चीज़ जिसके मैंने नोट्स कंपलसरी बनाए थे वो थे न्यूज़पेपर एंड डेली करंट अफेयर्स के, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पोर्शन प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं डेली करंट अफेयर्स के, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं या आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको आंसर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो वो चीज़ मैंने अपनी डेली कंटिन्यू रखी, लेकिन मैंने ऐसा कोई स्टैटिक मटेरियल के नोट्स नहीं बनाए थे। तो वो तो मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे मैंने उन्हीं से ही। अच्छा, एक समस्या ये भी आती है स्टूडेंट्स को कि जो राइटिंग करना होता है, आरएस में तो क्या होता है कि मैथ्स में एक पेपर में 3 घंटे में करीब 2-2.5 हज़ार से कुछ काम चल जाता है जी, लेकिन सिविल सर्विसेज में करीब 4,000 सब्जेक्ट होता है जी उसी 3 घंटे में। तो आपने ये कैसे अकोमोडेट किया, किस तरह से हैंडल किया कि 3 घंटे में 4,000 शब्द, और वो भी मोस्ट इफेक्टिवली? सर इस मामले में एक चीज़ के लिए तो मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है, क्योंकि कई लोगों की नेचुरली राइटिंग स्पीड तेज नहीं होती है तो उनका पेपर छूटता ही है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका हर साल हर मेंस के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन छूटते ही थे क्योंकि उसकी राइटिंग स्पीड तेज नहीं थी। तो थैंकफुली मेरा वो ठीक था। बट इशू जब मैं मॉक टेस्ट देता था मेंस के घर पे बैठ के, तो मेरे कभी भी 20 में से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते थे। 19, 18 एंड हाफ, 19 एंड हाफ ऐसे रहता था। पर यूपीएससी की सर एक अच्छी खासियत ये है कि उनका जो पेपर आता है वो बहुत स्मूथ होता है। तो उस पर जब आप लिखते हैं तो आप लिटरली ऐसे स्क्रिबल कर सकते हैं। तो वो जो आधा एक क्वेश्चन का जो गैप होता था मेरे से, वो कवर हो जाता था। तो थैंकफुली आई वाज एबल टू आंसर ऑल द 20 क्वेश्चंस इन ऑल द। आपने यहाँ पे घर पे भी तो तैयारी करी होगी, आंसर आई थी जी। तो उसमें मेरा 18 एंड हाफ 19 क्वेश्चंस थे। वो पेपर थोड़ा टफ होता था तो इसलिए उसमें पूरा नहीं लिख पाता। आपने आंसर में जो डायग्राम, फ्लो चार्ट, बार डायग्राम या पाई चार्ट, ये आपने जनरली इंट्रोड्यूस किए होंगे अपने आंसर में जी। तो वो मतलब पहले से तैयारी करनी होती थी, आप उसी टाइम पे इंस्टेंटली आपके दिमाग में आते थे कि आपको ये करना है? सर इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल ये है कि कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में स्टोर्ड होते हैं, जो आप बार बार इतनी बार पढ़ लेते हो कि आपको याद हो। जैसे अगर मैं आपको सिंपली बात करूं कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हर एस्पिरेंट जानता है 17%।
तो वो आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि जैसे ही एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आपको दिखेगा आप इंट्रोडक्शन में सीधा 70% लिख दोगे। और हो सकता है कई लोग अज्यूम करते हैं कि यार सभी 17% लिख देंगे तो मेरे को क्यों मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सब 17% भी नहीं लिखते नहीं लिखते हैं। तो अगर आप वो भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स बढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ इंट्यूटिव डेटा तो आपके दिमाग में पहले से ही होने चाहिए क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो। लेकिन इसका एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप एक नोट्स का एक कोई कॉपी बना लें जिसमें आप इंपॉर्टेंट डेटा या जो भी स्टैटिस्टिक्स मतलब वो लिख लें। वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है और उसको रिवाइज करें बार बार, क्योंकि वो लिखने से नहीं होगा, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। तो वो एक चीज आप डेफिनेटली। आपके हिसाब से ये जो तैयारी करता है सिविल सर्विसेज में, इनके लिए मतलब 5 अगर कोई मैन चीज बताना चाहेंगे साहब, ये 5 उनको करनी चाहिए ताकि कम से कम वो बेस्ट लेवल पे कहा जाए, आपके हिसाब से 5 चीज क्या होनी चाहिए या 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स? सर मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो ये कि अपने रिसोर्सेज मिनिमम रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप रिवीजन बार बार कर पाएँ। दूसरा, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अच्छे खासे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जैसे 70-80 मैंने दे दिए थे, पर 40-50 का एक बेसिक आंकड़ा आपको टच करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके जो हाँ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट तो है, मेंस के मॉक टेस्ट में भी आपको थोड़ा ये सब चीज़ें ट्राई करना चाहिए कि जैसे आपने कहा फ्लो चार्ट बनाना, बार डायग्राम बनाना, ये सब चीज़ तो थोड़ा क्रिएटिविटी आपका दिखना चाहिए। आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो एकदम ही ब्लैंड 1 2 3 पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो हर एस्पिरेंट लिख रहा है। अगर आपको एग्जामिनर की नज़र में आना है तो आपको कुछ तो नया करना ही यूनिक होगा। करना पड़ेगा जी, तो वो है। चौथी चीज़ मेरे हिसाब से जो काफ़ी एस्पिरेंट्स मिस भी करते हैं वो ये कि आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप गिव अप करने वाले हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने क्यों स्टार्ट की थी ये प्रिपरेशन। तो आई थिंक मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिफ्थ इज़ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त, आपको ऐसे दोस्त रखने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट करें। जी, तो आपका स्टडी सर्कल बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। जैसे मेरे भी मैथ्स ऑप्शन के 2-3 दोस्त थे, मैं उन्हीं के साथ बात करता था हमेशा, और उनकी वजह से ही थैंकफुली मेरा रिजल्ट भी है। सो आई एट्रीब्यूट दिस टू देम आल्सो। आपका मेंटर कौन था? सो मेंटर आई वुड से एज सच तो कोई पर्टिकुलर पर्सन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे कोचिंग में जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मेरी डेफिनेटली हेल्प करी है, और जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं टच में रहा जयपुर आने के बाद उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, पर इन लोगों ने मेरी काफ़ी। मोटिवेशन को कैसे मेंटेन किया आपने? सर आपने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया कि मोटिवेट नहीं रहेंगे तो इन सेवाओं में बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा था मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना मुझे पसंद था, और कोर्स वीडियो देखना कभी कभी काफ़ी सारे आईएएस टॉपर्स हैं जो बहुत ही मिनिमल बैकग्राउंड से आके दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, तो उनके वीडियोस देखना, उनसे इंस्पायर होना। जैसे ईरा सिंघल जी हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपर्स हैं, तो मैं वो कंटिन्यूसली देखता था क्योंकि उससे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन हुआ। एंड मैंने इसको पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत पढ़ा है, और मेरे हिसाब से आपने काफ़ी पॉइंट वाइज चीज़ें इसमें लिख दी हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि असली एग्जाम में भी जो आपको आंसर्स लिखने होते हैं वो पॉइंट वाइज ही लिखने होते हैं। तो आपने काफ़ी पर्टिकुलरली लिख दिया है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से बच्चों को पढ़नी चाहिए? बिल्कुल सर, वैल्यूबल है जी जी। इसके फीडबैक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ करके मेरे को फ़ोन भी किए हैं कि साहब ऐसी किताब पहले किसी ने लिखी नहीं, आरएस के लिए नहीं लिखी, आईएएस के लिए तो काफ़ी, जैसे निशान जैन जी ने भी लिख रखी है, और भी क्या आईएएस ऑफिसर ने लिखी है। जी जी। लेकिन इसमें जो कंटेंट दिया वो उनका ये कहना है कि वास्तव में अल्टीमेट है। तो आपके हिसाब से बुक्स जो होती हैं, गाइड बुक्स, इनका भी रोल कोई विशेष होता है क्या तैयारी, इन परीक्षाओं की तैयारी? सर गाइड बुक्स का रोल सप्लीमेंट्री है, पर आपको बेसिक बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। मतलब ये आप तब पढ़ें जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आप सीधा इनको उठा के पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपने किया है ये एक बहुत बड़े मैटर को छोटे में कंसाइज किया है। तो पहले आपको बड़े मैटर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ें। तो ये सप्लीमेंट्री है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी, लेकिन पढ़नी चाहिए, पढ़नी ज़रूरी है सर, क्योंकि बड़े मैटर में नॉर्मली एस्पिरेंट्स खो जाते हैं कि हम लिखे क्या, इंपॉर्टेंट क्या है। आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी है, तो वो एक काफ़ी अच्छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको दिव्यांशु जी। थैंक यू सर। और
हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जनता का भला करने के लिए इस मैदान में आ रहे हैं, उस फील्ड में आ रहे हैं जिसमें सब लोग आशा, यू आर लकी है ना, फॉर्चुनेट है ना कि आपने सिविल सर्विसेज को चुना और उसमें आप सेलेक्ट होगे। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स तो खुश होंगे ही होंगे, सबसे ज़्यादा खुश तो वही होंगे। जी जी। लेकिन हम भी बहुत खुश हैं आपको देख करके कि चलो आप जनता की भलाई करेंगे, गरीबों का दुख दर्द दूर करने के लिए आप आ रहे हैं। आपने बताया कि हम जो जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है सिविल सर्विसेज में और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हम आशा कर सकते हैं, निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको इसके लिए शक्ति दें और आपको ऐसा ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।